दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 44वां भाग है। तो चलिए बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि अच्छा चलो अब बाहर पार्टी में चलो, शकुंतला सबको बोलती है। विराट एकदम से नहीं, अभी मैं कायरा को मीडिया के सामने नहीं ले जा सकता। पता नहीं कौन कहाँ से नज़र रखे हुआ है हम पर। ये रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। पर बस आप इजाज़त दीजिए, हम बस अभी निकलेंगे। इतनी जल्दी तुम दोनों को भेजना नहीं चाहती, पर चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इसके बाद वो कायरा को गले से लगाती है और उसके कंगन उसे वापस पहनाती है। कायरा प्रशांत के पास जाके एहसान नहीं जताना चाहती, इसीलिए शुक्रिया नहीं कहूँगी। शकल से लगते नहीं हो पर दिल से बहुत अच्छे हो तुम। ये सुनते ही प्रशांत उसकी तरफ घूर कर देखता है, जबकि शकुंतला को हंसी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों घर के पीछे वाले रास्ते से विदा कर देते हैं। प्रशांत के होठों पे सुकून वाली एक मुस्कान आ जाती है, पर अगली पल वो छुपा लेता है और अंदर चला जाता है। शकुंतला उसे देख लेती है, उसकी आंखें भर आती है। बेचारा प्रशांत, अगर वो मनहूस लड़की मेरे प्रशांत की ज़िंदगी में नहीं आई होती तो आज मेरा प्रशांत भी अपनी ज़िंदगी में खुश होता। मेरे बच्चे की सारी खुशियाँ खा गई, वो शकुंतला रोते हुए बोल रही थी। इसके बाद वो भी अंदर चली जाती है। उधर विराट अपनी ज़िंदगी को लेकर अपने साथ जा रहा था। रात के अंधेरे में दूर दूर तक सड़क पे कोई नहीं था। विराट भी आराम से गाड़ी चला रहा था। उसे अपनी मंजिल पे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। काया ने अपना सर उसके कंधे पे टिका रखा था और विराट ने अपनी एक बाजू उसे अपने आगोश में समा रखा था। ये चंद दिनों की दूरी चंद मिनटों में मिटाना चाहते थे दोनों ही खामोश थे, पर दोनों के बीच की खामोशियाँ बहुत कुछ कह रही थी। कुछ देर बाद विराट गाड़ी साइड में रुकता है। क्या हुआ, इतनी जल्दी पहुंच गए? कायरा अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए बोलती है। विराट उसकी तरफ देखते हुए, ऐसे मत देखो वरना गाड़ी में ही शुरू हो जाऊंगा। ये कहता हुआ उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें दबा देता है। बेशरम, ये कहते हुए अपना चेहरा फेर लेती है। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। विराट जल्दी से उसके गाल पे किस करता है, फिर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। कायरा भी बाहर आने लगती है, पर विराट उसे वहीं रोक देता है। ओफो, क्या कर रहे हो तुम? मुझे भी बाहर आना है, कायरा बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलती है। विराट उसके बचपने पे मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। तुम सुन रहे हो या नहीं? कायरा फिर से बोलती है। तभी विराट गाड़ी का गेट खोलते हुए, अब तुम बाहर आ सकती हो। कायरा बाहर आती है। विराट उसका हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाता है। वहां पर घना अंधेरा था। हम कहाँ जा रहे हैं विराट? मुझे डर लग रहा है, ये कहते ही जैसे उसकी नजर सामने पड़ती है तो बस देखती रह जाती है। घने अंधेरे के बीच एक छोटे से एरिया में लाइट जल रही थी। एक टेंट हाउस था जो कि जगमगा रहा था। टेंट हाउस के बाहर एक टेबल था जिस पर केक रखा हुआ था और उसे हैप्पी बर्थडे कायरा लिखा हुआ था। ये सब देखकर कायरा की आंखें भर आती है। अगले ही पल वो विराट के पास जाकर गोल गोल घूमते हुए हैप्पी बर्थडे मेरी कायरा, विराट उसके करीब जाते हुए बोलता है। कायरा उसके माथे पे माथा जोड़ते हुए, तुम्हें याद है? मैं तो भूल ही गई थी। विराट उसे कमर से पकड़कर, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं खुद को भुला सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। कायरा हौले से अपने होठ उसके गाल पे रख देती है। नॉट बैड, अगर ये प्यार अगर मुझे मेरे होठ पे नसीब होता तो अलग ही बात होता। वो कायरा को तंग करते हुए बोलता है। कायरा उसके कंधे पे मारते हुए, विराट अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे फोन करोगी पर कुछ बोलोगी नहीं और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम्हारी सांसें तक पहचानता हूँ मैं, रूह में बसती हो तुम मेरी। उसका चेहरा अपने हाथों में फेरते हुए बोलता है। कायरा बस दीवानों की तरह उसकी तरफ देखी जा रही थी। अब क्या देख रही हो? कायरा हल्का सा मुस्कुराती है, अपने होठ विराट के होठ से छूते हुए। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। वो ये गाना गाते हुए उसके सीने से लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे में समाते जा रहे थे। दोनों ही की आंखें नम थी। आई लव यू विराट, आई लव यू। अगर तुम नहीं आते तो मैं मर जाती, लगभग वो रोते हुए बोलती है। विराट हल्का सा उससे अलग होते हुए और उसके आंसू साफ करते हुए, आता कैसे नहीं पागल, तुम्हारी ये तरफ हर वक्त हर लम्हा मुझ तक पहुंच रही थी और मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही थी। चलो अब ये आंसू साफ करो और केक को काटो, बेचारा कब से तुम्हारे लिए तड़प रहा है। ये सुनते ही कायरा को हंसी आ जाती है। कायरा केक कटिंग करती है और दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। मेरा गिफ्ट, कायरा अपना हाथ उसके आगे करते हुए बोलती है। विराट थोड़ा सा छेपते हुए, गिफ्ट तो लाया नहीं, पर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। कायरा के चेहरे पे फैली मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। वह अपना हाथ उसके बालों में घुमा के उसके बाल को बिगाड़ते हुए, मेरे सामने मेरी पूरी दुनिया खड़ा है और मुझे क्या चाहिए? मुझे जीवन साथी के रूप में तुम मिल गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? विराट उसे अपने सीने से सटाते हुए बोलता है।
हाँ, बहुत करती हूँ तुमसे प्यार, वो अपनी बाजू उसकी पीठ पे कसते हुए बोलती है। 2 पल के लिए दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। कायरा विराट से हल्का अलग होते हुए, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो लगभग शर्माती हुई बोलती है। विराट ने पहले उसे इस तरह से शर्माते हुए नहीं देखा था। वो तो उसकी इस अदा पे हैरान रह जाता है। ओहो! ऐसी क्या बात है जो मेरी बीवी इतना शर्मा रही है? ये कहते हुए उसके करीब जाता है। कायरा के गाल और भी गुलाबी हो जाते हैं। वो विराट की कमीज के बटन को पकड़ते हुए, वो जानबूझकर वो धीरे बोलती है। साफ पता चल रहा था कि वो विराट को तंग कर रही है। ओफो कायरा, अब बता भी दो ना, ऐसे मत तरसाओ यार। विराट उसके दोनों गाल खींचते हुए बोलता है। कायरा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें झुका लेती है। फिर वो विराट का हाथ पकड़ कर अपने पेट पे रखते हुए, तुम पापा बनने वाले हो। 1 मिनट के लिए तो विराट को समझ ही नहीं आता कि उसने क्या सुना है। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। वह ऐसे बोलता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। कायरा उसकी तरफ देखते हुए, अब से हर पल मेरी नज़रों के सामने रहना मिस्टर सूर्यवंशी। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा लिटिल विराट चाहिए। इतना कह के वो अपने होठ उसके होठ पे रखकर चूम लेती है और जल्दी से पीछे हो जाती है। विराट की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसका दिल करता है कि खुशी से नाचने लग जाए। अगली पल वो कायरा को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए, आई लव यू कायरा, आई रियली लव यू। सच में बर्थडे तुम्हारा है, पर तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया है। सच में इस खुशी के सामने दुनिया की सारी खुशियां बेकार है। वो बस पागलों की तरह बोले जा रहा था। अच्छा बाबा, अब मुझे नीचे उतारो, चक्कर आ जाएंगे मुझे। विराट कायरा को नीचे उतारता है और बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है। दोनों ही की आंखें नम थी। कायरा उसकी बाजू पकड़ कर अपना सर उसके कंधे पे टिकाते हुए, मुझे तो लगा था कि शायद ये सफ़र मुझे अकेला ही बिताना पड़ेगा, कि मैं इन खुशियों को तुम्हारे साथ नहीं बांट पाऊंगी। बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें। विराट झूठी नाराजगी जताते हुए, पागल हो तुम बिल्कुल। घर छोड़ने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उस आदमी ने कहा कि चली जाओ, बस तुम चली गई। मुझे बताने की कोशिश भी तो करती। वो बस मुझे छोड़कर चली गई। विराट मुंह फुलाते हुए बोलता है। कायरा झट से उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए, मेरा इतना प्यारा सा सेडियल गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो बस विराट बीच में उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, तो क्या करता अच्छा लगता है मिसेस सूर्यवंशी। वो शरारती लहजे के साथ बोलता है और साथ में अपनी उंगलियां उसकी कोड़ी कमर पे घुमा देता है। कायरा तो सिर उठती है एकदम से विराट के सीने से लगते हुए। विराट अगले ही पल विराट उसे गोदी में उठाता है और गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ गुंजन और आहान मलेशिया पहुंच गए थे और दोनों ने अपनी छोटी सी दुनिया शुरू कर ली थी। व्हाइट कलर की नाइटी बाल को यूं बांध रखा था जिससे बालों की लट एक चेहरे पे छू रही थी। हाथों में लाल कलर का चूड़ा बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बेपरवाह सी घर के हॉल में जमीन पर बैठ के एक एक करके वो बॉक्स खोल रही थी जिसमें उसने घर का सामान पैक था, जिस घर में वो रहने वाले थे। हालांकि घर छोटा था और ये उसे कंपनी की तरफ से मिला था। आहान और गुंजन धीरे धीरे सारे बॉक्स को खोलने लगते हैं। गुंजन इस बात से बेखबर है कि आहान कब से उसे देख रहा था। वो भी शरारती नजरों से, देखो ना आहान, इसमें क्या है, ये कहती हुई उसकी तरफ देखती है तो उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर उसके गाल लाल हो जाते हैं। दिखाओ ना, मैं तो कब से देख रहा हूँ। वो आहिस्ता से उसके करीब जाते हुए बोलता है। गुंजन की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। वो खुद में सिमटते हुए पीछे होने लगती है। आहान एकदम से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है जिससे गुंजन एकदम से उसके सीने से लग जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? घर में कितना काम है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही आहान उसके खुलते बंद होते होठ को अपने होठ में दबा लेता है और उसे डीप किस करने लगता है। गुंजन के हाथ उसके शर्ट पे कस जाती है और आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। आहान की पकड़ उस पर कसती जा रही थी और गुंजन भी सब भूलकर उसका साथ दे रही थी। कुछ ही देर में दोनों बिस्तर पे थे और पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। दोनों के कपड़े जमीन पे पड़े थे और वो दोनों एक कम्बल में लिपटे हुए थे। भूपेंद्र की दुनिया से दूर दोनों साथ में बेहद खुश थे। उधर विराट की गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने जाके रुकती है। विराट उसे लेकर अंदर जाता है और जो रूम उसने पहले से बुक किया था वहां लेकर जाता है। कमरा बेहद खूबसूरत था। हम घर कब जाएंगे? कायरा बिस्तर पे पसरते हुए बोलती है। विराट उसके बिल्कुल करीब होते हुए, तुम्हें बड़ी जल्दी है घर जाने की? कुछ दिन अपने पति के साथ नहीं रह सकती? लगभग उसके गर्दन पे अपने होठ फेरते हुए बोलता है। कायरा अपनी एक बाजू उसकी कमर पर लिपेट के उसके और करीब होते हुए, हम तो कब से आपके ही मिस्टर सूर्यवंशी, जब तक चाहे अपने सीने से लगा के रखो। विराट उसके बालों में अपनी उंगली घुमाते हुए, उफ, तरस गया था मैं इस पल के लिए। बस एक जान नहीं निकली थी मेरी, बाकी सब कुछ बचा भी नहीं था। अब हमें कोई नहीं अलग कर सकता, कोई भी नहीं। ये कहता हुआ उसे अपनी बाहों में भर लेता है जैसे कह रहा हो कि अब भूपेंद्र की मनमानी नहीं चलेगी। कायरा उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो विराट को शांत करने के लिए उसके और करीब हो जाती है और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर अपनी रेशमी जुल्फे उसके चेहरे पे छुआते हुए, बाहों में इतनी खूबसूरत बीबी है और ख्यालों में दुश्मन, ये तो गलत बात है ना मिस्टर सूर्यवंशी।
अब बेहद प्यार से और दिलकश अंदाज में बोलती है। विराट के होठों पे मुस्कान बिखर जाती है। अगली पल वो उसे बाहों में भरकर करवट लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। उस शांत कमरे में दोनों के दिल की धड़कनें और तेज चलती सांसों की आवाज साफ सुना रही थी, जिसमें दोनों मदहोश होने के लिए तैयार थे। विराट के हाथ कायरा के बदन को तराशने लगे थे और कायरा उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। विराट आहिस्ता से उसकी साड़ी निकाल देता है। कायरा शर्मा के उसके सीने में छिप जाती है। दोनों ही की महकी महकी सांसें पागल कर रही थी दोनों को। विराट उसकी रेशमी बालों से खेलते हुए उसके होठ को अपने होठ में दबा लेता है। कायरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। उसका एक हाथ विराट के बालों में था और दूसरा उसकी पीठ पर। दोनों एक दूसरे में डूबे जा रहे थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। भूपेंद्र के इरादों पर पानी फेरते हुए आज फिर से एक हो गए थे और जब ये दोनों एक हो गए तो इसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। खैर, रात बीत जाती है और सुबह होती है। राघव जल्दी उठ गया था। इस वक्त अपने घर के गार्डन में बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी वक्त वर्षा नहा कर आती है। कॉफी कलर की साड़ी जो कि उस पर बहुत जच रही थी, गीले उलझे बाल, मांग में सिंदूर, माथे पे लगा कुमकुम, इस सादगी में वो बेहद प्यारी लग रही थी। काम करते हुए राघव की नजर उस पर जाती है, फिर वापस अपनी नजर हटाना भूल जाता है, जबकि वर्षा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। ये देख के भी अनदेखा कर देती है। राघव अपना लैपटॉप साइड में रखता है और उठकर वर्षा के पास जाते हुए, गुड मॉर्निंग वर्षा जी, वो नॉर्मल तरीके से ही बोलता है। गुड मॉर्निंग। वर्षा बेरुखी से उसका जवाब देती है, फिर वापस अंदर जाने लगती है। अब राघव उसकी बेरुखी को, उसकी नाराजगी को सहन नहीं कर पा रहा था। वो एकदम से वर्षा का हाथ पकड़ कर उसे रोकते हुए, मेरी गलती तो बताइए वर्षा जी, क्या किया है मैंने? क्यों आप मुझसे इतना गुस्सा हैं? कुछ तो बोलिए। उसकी आवाज में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अब वर्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, या यह कहे कि वो इस बात पे गुस्सा है कि वो जल्दी काम पे चला जाता है और देर से घर आता है, या यह कहे कि उसके बिना दिल नहीं लगता, आदत हो चुकी है उसकी। क्या कहे और किस शब्दों में कहे? वो शब्दों के पीछे का एहसास समझ ही नहीं रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो राघव से प्यार करने लगी है। राघव उसके बोलने का इंतजार कर रहा था और वर्षा अपनी ही उलझन में उलझी हुई थी। वर्षा जी, राघव फिर बोलता है। वर्षा अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्यों, आपको मेरी नाराजगी से फर्क क्यों पड़ता है? आप बस अपना काम कीजिए। इतना कह के वो अंदर चली जाती है। ऊपर छत पे खड़ी सुधा सब देख रही थी। वो समझ जाती है ये राघव भी ना अपनी पत्नी के दिल की बात नहीं समझ रहा कि उसे वक्त चाहिए। पागल ही रहेगा ये लड़का, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वो मन ही मन बोलती है। वर्षा अंदर जाती है और अपने बालों को बांधकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। पता नहीं क्या हुआ है वर्षा जी को, ऐसा तो नहीं कि मुझसे शादी करके वो खुश ना हो। राघव अलग ही अपना सोच बना लेता है मन में। इधर होटल में कायरा विराट की बाहों में आराम से सो रही थी। वैसे भी कई दिनों बाद चैन से सोई थी वो। दोनों एक कम्बल में लिपटे हुए थे और दोनों में जरा भी फासला नहीं था। कायरा के बाल उसके चेहरे पे आकर उसे परेशान कर रहे थे। वो नींद में अजीब अजीब मुंह बना रही थी और विराट बस उसे एकटक निहारे जा रहा था। 9 बजने वाले थे पर कायरा को कोई होश नहीं था और न ही विराट ने कोशिश की उसे जगाने की। दूसरी तरफ भूपेंद्र अपने आदमी पे चिल्ला रहा था कि तुम्हारी आंखों के सामने विराट की गाड़ी गायब हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम गलत गाड़ी का पीछा करते रहे। वो गुस्से से गरजते हुए बोलता है, सॉरी सर, मुझे तो खुद हैरानी है कि ये सब कैसे हुआ। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए पैसे नहीं देता मैं तुम्हें। मुझे जल्द से जल्द ये पता करके बताओ कि विराट कहाँ है और वो किसके साथ है, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो उस आदमी को धमकाते हुए बोलता है। वो आदमी जल्दी से वहां से निकलने में अपनी भलाई समझता है। ठीक उसी वक्त भूपेंद्र का फोन रिंग करता है, जो कि ऑफिस से था। भूपेंद्र फोन उठाते हुए, हाँ बोलो सर, विराट सर का फोन बंद है, वो कब से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है सर, उनके बिना सारा काम रुक गया है, आप कुछ कीजिए। मैनेजर चिंता जताते हुए बोलता है, मैं आता हूँ ऑफिस। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। वो अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसता जा रहा था। हार रहा था वो हर तरीके से और यही हार उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक एक करके उसके सारे नौकर घर छोड़ के जा रहे थे, पर अभी भी उसकी सोच नहीं बदली थी। उसका मानना था कि ज्यादा पैसे दे के वो दूसरा नौकर रख लेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं। होटल में 10 बज चुके थे। विराट अभी भी कायरा को बाहों में भर के लेटा हुआ था। कायरा की नींद खोलती है, वो अपनी आंखें खोलती है। आंख खोलते के साथ ही नजर जाती है विराट पर, जो कि बेहद प्यार से उसे देख रहा था। कायरा की नजर जमीन पर गिरे दोनों के कपड़े पे जाती है तो गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, जो कि विराट भी नोटिस कर लेता है। उसके
उसके होठों पे शरारती हंसी तैर जाती है। वो शरारत भरी नजरों से उसे देखने लगता है। ऐसे क्या देख रहे हो, कभी मुझे देखा नहीं है क्या? वो इतराते हुए बोलती है, देखा तो है, कितनी दिनों बाद जाकर इतनी खूबसूरती आई है। जब मेरी जिंदगी मेरे पास है, मेरी बाहों में है, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। ये कहता हुआ फिर से उसे अपने करीब खींच लेता है। उसे कायरा पे इतना प्यार आ रहा था कि जो कायरा से संभले नहीं संभल रहा था। हर लम्हा उसे प्यार में डूबी जा रही थी। कुछ देर बाद कायरा नहाने के लिए चली जाती है। तब तक विराट दोनों के लिए नाश्ता मंगवाता है। उधर भूपेंद्र ऑफिस पहुंच गया था। कुछ ही दिनों में उसकी नंबर 1 कंपनी नंबर 3 पे आ गई थी। सब कुछ बिखर रहा था, करोड़ों का नुकसान हो चुका था और आगे कितना होगा उसका अंदाजा भी नहीं था। भूपेंद्र को विराट के बिना कुछ भी नहीं हो रहा था। भूपेंद्र विराट के कैबिन में बैठा था, तभी मैनेजर उसके पास सारा रिकॉर्ड लाकर रख देता है, जिससे भूपेंद्र को पता चलता है कि उससे कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। मैनेजर, यही हाल रहा तो सर सारे एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर चले जाएंगे, चिंता जताते हुए बोलता है। फोन लगा विराट को। भूपेंद्र गरजते हुए बोलता है, सर मैंने फोन किया था पर उनका फोन बंद आ रहा है, एक बार फिर उसे फोन करता हूँ। ठीक उसी वक्त विराट अपना फोन ऑन करता है, क्योंकि वो बैठा वहां जरूर था, लेकिन पल पल की खबर उसे पहुंच रही थी। उसे पता था कि अगला कदम क्या होने वाला है, इसलिए वो अपना फोन ऑन करता है। रिंग जा रही थी। सर रिंग जा रही है, मैनेजर भूपेंद्र को बताता है। स्पीकर पर डालो, भूपेंद्र उसे बोलता है। विराट फोन उठाते हुए, हाँ बोलो मनोज। सर आप कहाँ हैं, ऑफिस कब आएंगे, यहाँ करोड़ों का नुकसान। विराट बीच में उसकी बात काटते हुए, मनोज बहुत पैसा है भूपेंद्र सूर्यवंशी के पास, कह दो उनसे कि अपने पैसे के दम पर ले आए कहीं से दूसरा विराट और बचा ले अपने ऑफिस को, क्योंकि ये विराट तो वापस आने से रहा नहीं। बेहद गुस्से से बोलता है विराट और फिर फोन कट कर देता है। मैनेजर हेलो हेलो करता रह जाता है। वहीं विराट की बात सुनकर भूपेंद्र के कान में किसी खंजर की तरह चुभती है। उसका खून खौल उठता है। मैनेजर के सामने उसकी इज्जत उतर गई थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। घर पे सब उठ गए थे। अवनी भी नहाकर रेडी हो गई थी। पिस्ता कलर के सूट में उसका गोरा रंग और भी खिल गया था। आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक, सिंपल में बहुत प्यारी लग रही थी। इंजल अभी तक सो रही थी। अवनी अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए, क्या करूं, कमरे से बाहर जाऊं या नहीं, पता नहीं विवेक की मॉम क्या कहेंगी, वो मुझसे बात भी करेंगी या नहीं। बस तुम यही कमरे में खड़ी होकर ये सब सोचती रहना, बाहर मत आना। विवेक दरवाजे से टेक लगाते हुए बोलता है। अवनी उसके पास जाते हुए, वो मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। विवेक उस पर इतना प्यार आता है कि उससे पहले तो तुम इतना खूबसूरत लगना बंद करो। बता नहीं सकता कि कितना प्यार आ रहा है बस। और अब क्या, ये बेकार की बातें छोड़ो और माँ के पास जाओ, वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, वो बहुत अच्छी हैं, समझी। वो उसके सर पे हल्की चपेट मारते हुए बोलता है। अवनी के होठों पे मुस्कान आ जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर उस्मा के पास रसोई में जाती है। थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। उस्मा नाश्ता बना रही थी। अवनी उसके पास जाते हुए, मैं आपकी हेल्प करूं आंटी, वो अपने पन से बोलती है। उस्मा एक नज़र उसकी तरफ देखती है। वो उसके सामने थोड़ी घबराई सी थी, थोड़ा झिझक रही थी। एक पल के लिए तो उस्मा को कायरा की याद आ जाती है। इसी बाद वो अवनी से बात करते हुए, क्या क्या बनाने आता है तुम्हें। अवनी उसके पास जाकर उसका काम में हाथ बटाते हुए उसकी बातों का जवाब देने लगती है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है दोनों के बीच में। किचन के बाहर खड़ा विवेक दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उधर विराट और कायरा रेडी हो गए थे। वो उसे लेकर घूमने निकल गया था। जिन हालातों में उनकी शादी हुई थी, उसके बाद विराट उसे लेकर इतना नहीं घूमा था जितना एक पति पत्नी को लेकर घूमता है। अब वो कायरा के साथ अपने सारे पल जी रहा था और जीना भी चाहिए। पूरे दिन वो दोनों घूमते रहते हैं। कायरा तो बेहद खुश थी। विराट उसका पूरा ध्यान रख रहा था, खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक सब कुछ। उधर राघव हॉस्पिटल में था। उसके साथ काम करने वाला सौरभ अपना सामान समेट कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। क्या बात है सौरभ, आज जल्दी घर जा रहे हो, राघव उससे पूछता है। हाँ यार, आज अगर टाइम से घर नहीं पहुंचा तो पक्का डिवोर्स हो जाएगा मेरा। रोज रोज लेट जाने से मेरी बीवी का मुंह फुला हुआ रहता है, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़कर चली जाए। वो हंसते हुए बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। सौरभ तो चला जाता है और जाते जाते राघव की उलझने दूर कर जाता है। ओहो, तो आप समझ में आया कि वर्षा जी मुझसे नाराज क्यों हैं। इसका मतलब वो मुझे मिस कर रही थी, मतलब मैं उनके लिए कुछ तो मायने रखता हूँ। इसका मतलब थोड़ी जगह तो मैंने उनके दिल में बना ली है। वो खुशी से खुद से ही बात किए जा रहा था। चल, कम से कम तुझे अकल तो आई। पीछे से सुधा अंदर आती हुई बोलती है। मुझे लगा था कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। माँ आप यहाँ, राघव हैरानी से बोलता है। मैं तो तुझे समझाने आ रही थी कि तू आजकल वर्षा को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा और इसी वजह से वो तुझसे नाराज है, पर शुक्र है भगवान का कि तुझे अब समझ में आ गया है। माँ मैं अपने कामों में इतना उलझ गया कि वर्षा जी की तरफ बिल्कुल ध्यान
ही नहीं दिया। देख बेटा, काम के साथ साथ परिवार भी जरूरी है। वर्षा तो इतनी सेंसिटिव लड़की है कि अपनी दिल की बात कभी नहीं कहेगी तुझसे। अब तुझे ही समझना होगा, ऐसा ना हो कि वर्षा को ऐसा लगने लगे कि तू बस उसे सिया की माँ समझता है, अपनी पत्नी नहीं। राघव को सुधा की बात समझ आ रही थी। आप सही कह रही हैं माँ, आप बस घर चलिए, आपके पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। सुधा घर चली जाती है और राघव अगले 2 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकल जाता है। विराट और कायरा भी होटल वापस आ गए थे। कायरा थोड़ा थक गई थी। वो कमरे में जाते ही बिस्तर पर लेट जाती है। विराट उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके लिए चाय मंगवाता है। कायरा अपना सर उसके गोद में रखते हुए, हम घर कब जाएंगे विराट? विराट उसके बाल में अपनी उंगली घुमाते हुए, तुम घर नहीं जा सकती कायरा, तुम्हें इसी होटल में रहना होगा। ये सुनते ही कायरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि मैं क्यों नहीं घर जा सकती। विराट वहां से खड़े होकर खिड़की की तरफ जाते हुए, मैं कल सुबह घर जा रहा हूँ पर तुम यहीं रहोगी। विराट अपनी पैंट के जेब में अपना हाथ डालते हुए बोलता है, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में विराट? कायरा उसके करीब जाते हुए बोलता है। विराट टेढ़ा मुस्कुराते हुए, बगावत, भूपेंद्र सूर्यवंशी के खिलाफ इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? ये सब उस इंसान ने हमारे साथ जो किया उसे तो सबक सिखाना ही है। उस आदमी ने जो किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकता। पर विराट, क्या जरूरत है? विराट बीच में उसकी बात काटते हुए, पागल मत बनो कायरा, बात जरूरत की नहीं, बात सही और गलत की है। बात उनकी गलती की है जिसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और वो सजा तुम दोगी। मैं? कायरा माथे पे अपनी परेशानी की लकीर उभारते हुए, तुम, क्योंकि तुम्हें ही सबसे ज्यादा परेशान किया उस आदमी ने, यहाँ तक कि तुम्हें जान से मारने की। विराट अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है, बस अब कोई बहस नहीं चाहिए। तुम इस काबिल बनोगे कि बिना डरे उस आदमी का सामना कर सको। इतना मजबूत बनाऊंगा कि दोबारा कोई तुम्हारे भोलापन का और तुम्हारे जज्बातों का फायदा ना उठा सके। और मैं बनाऊंगा तुम्हें इस काबिल, मैं खड़ा करूंगा तुम्हें भूपेंद्र के सामने। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि विराट कैसे कायरा को इतना मजबूत बनाता है और कैसे भूपेंद्र की बैंड बजती है। हम मिलेंगे तरफ के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्ते।